देखिए, हम लोग सरकार के अंग चैप्टर से शुरू किए थे। सरकार के अंग में सरकार के 3 अंग, उसमें से विधान पालिका और कार्यपालिका ये पढ़ चुके थे। अब आज हम लोगों को पढ़ना है भारत की न्यायपालिका। ठीक है, तो भारत की न्यायपालिका का मतलब क्या कि सरकार का वो अंग जो न्याय संबंधी कार्य को करता हो। तो भारत की न्यायपालिका में आपका आ जाता है जितने कोर्ट्स हैं इंडिया में, जितने न्यायालय हैं, उन्हीं को लेकर बना आपका सरकार का न्यायपालिका अंग। तो भारत में न्यायपालिका के संबंध में आपका जो सिस्टम है, जो न्यायपालिका की खासियत है वो क्या है कि एक इंटीग्रेटेड का हिंदी होता है एकीकृत न्यायपालिका। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो कोर्ट्स हैं वो नीचे से लेकर ऊपर तक या ऊपर से लेकर नीचे तक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वो कैसे जुड़े हुए हैं अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो जुड़ने का सिस्टम है, एक दूसरे से जुड़ा होना, तो इसी सिस्टम को कहते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड जुडिशियरी या एकीकृत न्यायपालिका सिस्टम। तो ये जो इंटीग्रेटेड न्यायपालिका सिस्टम है, इसमें सबसे नीचे जो है वो है सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स या अधीनस्थ न्यायालय। अभी अधीनस्थ न्यायालय में आपका जिला, डिस्ट्रिक्ट, हर जिले में कोर्ट होता है, तो वो अधीनस्थ न्यायालय कहलाता है। क्यों कहलाता है अधीनस्थ न्यायालय? क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर आपका हाई कोर्ट होता है। हर राज्य में हाई कोर्ट है, हालांकि हर राज्य में नहीं है, हाई कोर्ट पढ़ते समय बताऊंगा। तो हाई कोर्ट के अधीन ये सब न्यायालय होते हैं। जो जिला जज का न्यायालय होता है वो हाई कोर्ट के अधीन होता है। तो एक राज्य में अगर सर्वोच्च अदालत देखा जाए, सबसे टॉप अदालत, तो होता है हाई कोर्ट या हिंदी में उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय के अधीन ये सब न्यायालय होते हैं। जिला के या मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक दूसरे टाइप के न्यायालय होते हैं। इसलिए हाई कोर्ट के नीचे जितने अदालत है इनको कहा जाता है अधीनस्थ न्यायालय या अधीन में है इसके, इसलिए इनको कहते हैं अधीनस्थ न्यायालय या इंग्लिश में कहा जाता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट। और इन सारे कोर्ट्स के ऊपर, अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के ऊपर मतलब हर राज्य में हाई कोर्ट अगर होंगे तो सारे हाई कोर्ट के ऊपर बॉस का काम करता है सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। ठीक है, इसको हिंदी में सर्वोच्च, उच्चतम और इंग्लिश में कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ऊपर में बनाया गया सबसे ऊपर, इसका कारण एक ये है कि हमारे भारत की जो शासन व्यवस्था है वो आपका संघीय प्रकृति की है। संघीय प्रकृति में क्या होता है कि अलग अलग राज्यों को अपना अपना शासन करने का हक दे दिया जाता है। अलग अलग राज्य अपने अपने हिसाब से शासन करते हैं और अपने हिसाब से कानून बनाते हैं। तो इस टाइप की जो शासन व्यवस्था होती है उसको कहते हैं संघीय प्रकृति की शासन व्यवस्था। हालांकि भारतवर्ष पूरी तरह से संघीय शासन नहीं है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो संघीय प्रकृति का है। हमारे हर राज्य में अलग अलग सरकारें हैं। हमारे संविधान में कानून बनाने के 3 लिस्ट दिए गए हैं, जिसमें से एक स्टेट लिस्ट का कानून होता है। स्टेट लिस्ट के कानून पर राज्य की सरकारें कानून बना सकती हैं, अर्थात राज्य सरकारों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। अब बात यह है कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में विवाद हो सकता है, या एक राज्य सरकार से केंद्र सरकार जो है उसके बीच विवाद हो सकता है। तो इन सब मुकदमों का निपटारा या इन सब विवादों का निपटारा करने के लिए कोई कोर्ट चाहिए। तो इसीलिए संघ के लिए, ये जो पूरा भारत एक संघ है, संघ के लिए एक कोर्ट रख दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट, या इसको हम संघीय अदालत भी कह सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। तो आज हम लोग केवल सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट के में कितने जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्या होते हैं। उसके बाद एक एक करके हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में हाई कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, पहले इसका गठन पढ़ते हैं। तो संविधान के 124 नंबर आर्टिकल में कहा गया है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। और उसी आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात कही गई है। उस आर्टिकल के अनुसार अगर देखें तो उसमें कहा गया था कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, मतलब इनको मिलाकर ही सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा। एक चीफ जस्टिस और 7 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, और ये कह दिया गया था कि समय समय पर भारत की जो पार्लियामेंट है वो कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ा सकती है। तो समय समय पर क्या हुआ है, जो पहले मूल संविधान में था 7 अन्य न्यायाधीश और एक चीफ जस्टिस, वो उनकी संख्या बढ़ते बढ़ते अभी आकर खड़ी हुई है 33 अन्य न्यायाधीश और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो टोटल अभी वर्तमान में है 34। इसके पहले था 26, 25 प्लस 1, 25 प्लस 1 मतलब 25 अन्य न्यायाधीश होते थे और एक आपका चीफ जस्टिस होता था। तो वर्तमान में है आपका
33+1 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये जो जज होते हैं, अन्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, ये कौन व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या अन्य न्यायाधीश बन सकता है। तो इसके संबंध में केवल इतना कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस जो होगा उसकी नियुक्ति जो है वो भारत का राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। अब क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का अगर आप चीफ जस्टिस बने या अन्य न्यायाधीश बनना चाहे, तो एक क्राइटेरिया बताई गई है कि सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनने के लिए आपका उस व्यक्ति को कम से कम किसी हाई कोर्ट में, मतलब सुप्रीम कोर्ट के नीचे हर राज्य में हाई कोर्ट है, तो किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक आपका जज रहना होगा या 10 सालों तक वो वकालत किया हो किसी हाई कोर्ट में। ऐसा व्यक्ति ही सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस या जज बन सकता है, ठीक है। तो इसी क्राइटेरिया के आधार पर भारत का राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों में 2 तरह के जज हम देख रहे हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसके अपॉइंटमेंट की क्राइटेरिया थोड़ी सी अलग है। बाकी ये जो 33 अन्य न्यायाधीश हैं, इनका अपॉइंटमेंट जो होता है भारत का राष्ट्रपति कैसे करता है, उसी क्राइटेरिया के आधार पर कि जो 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में वकील रह चुका हो या 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में जज रह चुका हो, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे वकील या जज को भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का जज बनाता है। लेकिन क्या कि इनकी नियुक्ति के समय, ये 33 जो अन्य न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति के समय भारत का राष्ट्रपति जो है वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उससे सलाह लेता है, ठीक है। और उसकी सलाह वो मानने के लिए बाध्य भी होता है। उसी की सलाह पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर ही अन्य मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो ये सीधा है। लेकिन जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति होती है, मान लीजिए अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनका जब रिटायरमेंट हो जाएगा, और अभी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो होता है आपका 65 वर्ष की उम्र तक। अर्थात कोई जज अगर मान लीजिए 62 वर्ष की उम्र में सुप्रीम कोर्ट का जज बना तो वो 3 साल बाद रिटायर हो जाएगा। कोई अगर 64 साल की उम्र में जज बनता है तो 1 साल बाद 65 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाएगा। तो 65 साल की उम्र पूरी होने से इनका रिटायरमेंट हो जाता है। तो अभी वर्तमान में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अब आप लोग वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है वो कमेंट्स बॉक्स में आप बताइएगा मुझे, वो मैं नहीं बताऊंगा। तो अभी वर्तमान में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनसे जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, जिसको बनाना है, इनसे आपका सलाह लेता है भारत का राष्ट्रपति। अब किस तरीके से अकेले यही सलाह नहीं देते हैं, एक प्रोसीडियर फॉलो किया जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ और आपके 4 सीनियर मोस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के और 4 जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं, उनसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सलाह मांगता है। और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो भारत का जो कानून मंत्री है उसको रिकमेंड करता है कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस व्यक्ति को बनाया जाए। अब लॉ मिनिस्टर जो है, कानून मंत्री, वो क्या करते हैं, प्रधानमंत्री को रिकमेंडेशन प्लेस करते हैं। अब प्रधानमंत्री जो है अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठक करके उस रिकमेंडेशन को राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति जो है वो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करता है। तो ये प्रोसीडियर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति का। तो ये हो गया आपका गठन, चीफ जस्टिस और ये न्यायाधीश। और इसमें क्या छूट रहा है, योग्यता मैं बता चुका, ठीक है। भारत का नागरिक होना तो जानते ही हैं। अब आते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अधिकार कौन कौन से हैं, कार्य कौन कौन से, मतलब या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया काम क्या करता है। तो कोर्ट का काम क्या होता है, मुकदमा सुनना। तो किन किन मुकदमों को या कैसे कैसे मुकदमों को सुप्रीम कोर्ट सुनता है, ठीक है, वही उसका कार्य हो गया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन दे कि उच्चतम न्यायालय के कार्य क्या है, तो उसके जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो मुकदमे सुनने के एरियाज हैं, वही उसका काम होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन एरिया है उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। दूसरा है एपेलिएट ज्यूरिसडिक्शन। उसके बाद तीसरा है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। चौथा है आपका रीट जारी करने का अधिकार या लेख जारी करने का क्षेत्राधिकार। ये 4
अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। पहला ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मतलब इसको हिंदी में कहेंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। तीसरा है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। चौथा है लेख जारी करने का अधिकार। इसके अलावा और भी कुछ काम होते हैं तो वो विशेष वैल्यू नहीं रखते। ये 4 ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में जानते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब कि वो मुकदमे जो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट पेश किए जा सकते हैं, जिन मुकदमों को सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सुन सकता है, ऐसे मुकदमों को कहा जाता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। मतलब उस ऐसे काम को, उसके ऐसे मुकदमे सुनने के हक को कहा जाता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो ऐसे कौन से मामले हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही आएंगे? तो देखिए इस कंसेप्ट को समझिएगा कि जैसे 2 व्यक्ति के बीच में झगड़ा हुआ, तो वो 2 व्यक्ति आपका सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स जो इंडिया में होते हैं या लोअर पंचायत न्यायालय एकदम सबसे निम्न अदालत है, उसमें जाकर आप मुकदमा कर सकते हैं। तो व्यक्ति व्यक्ति के बीच में मुकदमा हो तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए भारत में किसी एक राज्य सरकार से दूसरे राज्य सरकार के बीच में विवाद है, कोई कानूनी प्रश्न को लेकर, कोई कानूनी अधिकार को लेकर कि हाँ कानूनन इस राज्य का ये अधिकार है, कानूनन उस राज्य का ये अधिकार है, या मेरा ये अधिकार है, कोई राज्य कह रहा है लेकिन इस अधिकार को ये राज्य छीन रहा है, या केंद्र सरकार मेरे इस अधिकार को छीन रहा है। तो ऐसे मामले जहाँ पर सरकार वर्सेस सरकार हो, एक राज्य सरकार से दूसरे राज्य सरकार की लड़ाई, या 2 राज्य सरकार से और 2 राज्य सरकार की लड़ाई, या केंद्र सरकार वर्सेस किसी राज्य सरकार से लड़ाई, या केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकार एक तरफ और कुछ राज्य सरकार एक तरफ, ऐसी लड़ाई, ऐसा विवाद, वो आपका सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाता है। तो इसलिए उसको कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। और अच्छी तरह से किताब में आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैं मेन कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूं कि ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल, वो उसी मुकदमे को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में डाला जा सकता है, डायरेक्ट। ठीक है। दूसरा है एपिलिएट ज्यूरिसडिक्शन। एपिलिएट मतलब अपीलीय क्षेत्राधिकार। अभी हम लोग पढ़े कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे हर राज्य में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, अधीनस्थ न्यायालय है। तो मान लीजिए कोई मुकदमा आपका लोअर लेवल पे लोअर कोर्ट में जा रहा है। अब लोअर कोर्ट में उस तरीके का फैसला नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था, कोई भी प्रॉब्लम आ गया, कोई कुछ गड़बड़ी है उसके अंदर, तो अब वो जो व्यक्ति है जो सज़ा प्राप्त है या जिसको वो सही न्याय नहीं मिला, तो उसको ये हक है कि वो लोअर लेवल से अपर लेवल के कोर्ट में आपका अपील कर सकता है, अपील। ठीक है। तो इसीलिए तो भारत के न्यायपालिका को कहा जाता है इंटीग्रेटेड न्यायपालिका या फिर हियरकियल न्यायपालिका। मतलब पदानुक्रम, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। मतलब आप सबसे नीचे के हैं, मान लीजिए घर ही है आपका, अब घर में पापा है, मम्मी है, उसके बाद भैया है, आप हैं। तो कोई अगर डिसीजन लेना है तो आप पहले अपने भैया से पूछेंगे, फिर भैया कहेंगे कि नहीं मैं मम्मी से पूछता हूँ, मम्मी कहेगी कि मैं पापा से पूछता हूँ, तब जाकर कोई डिसीजन होगा। तो ये जो सिस्टम होता है इसको कहते हैं हियरकियल सिस्टम। तो हमारे इंडिया में जो कोर्ट सिस्टम है उसमें हियरकियल सिस्टम को फॉलो किया गया है कि डायरेक्ट आप लोअर लेवल से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, एक स्टेप बाय स्टेप आपको जाना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट में अब क्या होगा, तब अगर डायरेक्ट नहीं जा सकते तो इसका मतलब जो सबसे ऊपर का कोर्ट है उसके नीचे जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या होता है, हाई कोर्ट। तो इसका मतलब यहां से किसी मुकदमे की अपील आपका सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। डायरेक्ट आपका हाई कोर्ट के नीचे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स है, वहां से डायरेक्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट कुछ मुकदमों को अपील के रूप में सुनता है, वो भी किन मुकदमों को, कहां से, हाई कोर्ट में जो केस हुए हैं उन केस की अपील आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। ठीक है। तो जिन मुकदमों को अपील के रूप में सुप्रीम कोर्ट सुनता है उसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब मुकदमों में भी 2 टाइप के मुकदमे होते हैं, एक होता है सिविल केस, एक होता है आपका क्रिमिनल केस। तो सिविल केस का मतलब होता है, जैसे हिंदी में कहते हैं दीवानी मामला। दीवानी मामले का मतलब होता है कि जैसे उदाहरण ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपकी ज़मीन है और उसको किसी ने हड़प ली है, तो वैसा केस वो जो केस होगा, वो जो केस बनेगा, उस केस को कहेंगे हम लोग सिविल केस या दीवानी मुकदमा। दूसरा होता है आपका क्रिमिनल केस या फौजदारी मुकदमा। फौजदारी मुकदमा किसको कहते हैं कि कोई क्रिमिनल ऑफेंस, जैसे मान लीजिए आपने किसी कानून को भंग किया है, तो या फिर मर्डर या फिर मारपीट, खून खराबा, ऐसे जो केस होते हैं, इस केस को कहा जाता है आपका क्रिमिनल केसेस या फौजदारी मुकदमे। तो सुप्रीम कोर्ट में
फौजदारी मुकदमे भी जो है हाई कोर्ट में जो गए उसकी भी अपील कर सकते हैं, सिविल केसेस जो गए हैं उसकी भी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। अब इसमें एक प्रोसेस फॉलो होता है कि मान लीजिए कि कोई किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा दे दी क्रिमिनल केस में, ठीक है। अब ये जो व्यक्ति है वो हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है। वो व्यक्ति क्या करेगा, हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अपील के रूप में रखेगा, कि अपील करेगा कि मेरे इस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो अपील के रूप में मुकदमा जाता है ये कहलाता है आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार में भी 4 कैटेगरी होते हैं, जैसे दीवानी संबंधी मामले के क्षेत्राधिकार, फौजदारी संबंधी मामले के क्षेत्राधिकार, और एक होता है आपका विशेष अनुमति से अपील सुनना। जैसे सुप्रीम कोर्ट ही कोई ऐसा मुकदमा उसके निगाह में आया कि हाई कोर्ट में ये मुकदमा ठीक तरीके से डील नहीं हुआ है, तो वो चाहेगा तो उस पार्टी को जिसके साथ अन्याय हुआ उसको वो यहाँ पर वो कर सकता है कि अपील करने का हक दे सकता है कि आप हमारे यहाँ पे इस मुकदमे का अपील कीजिए। तो इसको कहते हैं विशेष अनुमति द्वारा मुकदमा, विशेष अनुमति से अपील की मुकदमा सुनना। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आपका हो गया एपिलिएट ज्यूरिसडिक्शन, और डिटेल में आप किताब में पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से मुकदमे किस किस प्रोसेस से आपके सुप्रीम कोर्ट में अपील के रूप में जाते हैं। तीसरा है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। भारत का राष्ट्रपति अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के जजों से या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से किसी कानूनी विषय पर सलाह ले सकता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य होता है, ठीक है। लेकिन भारत का राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होता, वो मान भी सकता है नहीं भी मान सकता है। तो इस तरीके के केस या ये जो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, ये जो कार्य है इसको कहते हैं एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइजरी मतलब परामर्श देना, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, ठीक है। तो परामर्श देने का भी काम करता है। और उसके बाद चौथा आपका अधिकार क्षेत्र है सुप्रीम कोर्ट का, वो है आपका रिट्स जारी करने का अधिकार, अभिलेख या लेख जारी करने का अधिकार। हम लोग इसके पहले के क्लास में पढ़े थे कि भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब इन 6 मौलिक अधिकारों में किसी अधिकार का अगर हनन हो, कहीं कोई उस मौलिक अधिकार का हनन कर ले रहा है या छीन ले रहा है, तो भारत का सुप्रीम कोर्ट उस मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए आपका 5 तरह के लेख जारी कर सकता है। जैसे एक लेख होता है हेबिस कॉर्पस, एक होता है मैंडामस, एक होता है क्वो वारंटो। तो जैसे मान लीजिए हेबिस कॉर्पस, मैंडामस का हिंदी होता है परमादेश, कि हम आदेश देते हैं कि ये चीज़ ना हो। मान लीजिए किसी के मौलिक अधिकार को छीना जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट की निगाह में अगर वो गया मामला, तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो होंगे वो ऑर्डर देंगे कि हम ये आदेश देते हैं कि ये चीज़ ना की जाए। तो ये जो सिस्टम है, ये जो ऑर्डर है, इसी ऑर्डर को कहते हैं आपका रिट्स या लेख। तो लेख कितने हैं? 5 तरह के, ठीक है। मैंडामस, क्वो वारंटो, हेबिस कॉर्पस, हाँ, इस तरीके से ये भी आप लोग देख लीजिएगा। तो रीट जारी करने का भी अधिकार आपका सुप्रीम कोर्ट को है। तो ये 4 सुप्रीम कोर्ट के मूल काम है, 4 काम मतलब 4 क्षेत्राधिकार, ठीक है। और एक चीज़ बता दूं, थोड़ा हटके है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जैसे आपका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में कि 2 राज्यों के बीच कोई विवाद कानूनी अधिकार को लेकर, या राज्य सरकार केंद्र सरकार, किसी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद, तो इन सब मामलों को तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के रूप में सुप्रीम कोर्ट सुनता ही है। साथ ही साथ मान लीजिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कोई विवाद हो गया, कोई गड़बड़ी पैदा हो गई, तो उसकी भी सुनवाई या उसका भी फैसला ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही करता है। तो वो भी आपका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत ही आता है। तो ये लगभग सुप्रीम कोर्ट का हुआ, और बाकी जो भी बचा हुआ आप लोग किताब में देख लीजिएगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो लोग चैनल में नए हैं, पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लासमेट में वीडियो को शेयर कीजिएगा, हाँ। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे
हाई कोर्ट के बारे में, तब ये हाई कोर्ट, उसके बाद फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट। तो कुल मिलाकर आपका जो भारत की न्यायपालिका चैप्टर है जो एग्ज़ाम में आता है, वो भारत की न्यायपालिका चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, और अगर इन सब क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चंस हैं आते हैं एग्ज़ाम में, लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह, शॉर्ट क्वेश्चंस, अगर उनके नोट्स आपको चाहिए, आपको बहुत ही इजी वर्ड में नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको उनको नोट्स चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट करके वो नोट्स भी हमारे कोचिंग की तरफ से आप अवेलेबल है, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।